डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका पाठ 9 है, बाजार में एक कमीज। जो इसके 2 पाठ बीच के हैं वो सिलेबस में छुड़वाए गए हैं, तो इसलिए वो आपको नहीं करवाए। अगला पाठ है 9, बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है कि यह कहानी कपास के उत्पादन से आरंभ होती है कि जब कपास उगती है उससे शुरू होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, यह पता लगाने के लिए हम इसका पाठ का अध्ययन करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर डोडे आए हुए हैं। डोडे में से उसकी जो फूल आए हुए हैं और पक रहे हैं, उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, यानी कि कुछ पक चुके हैं जिनमें से रुई निकल रही है। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र होने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवा खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपये का कर्ज लिया था। इसलिए उसने अपने जो कपास की खेती है उसे मजबूरन क्या है कि स्थानीय व्यापारी को बेचनी पड़ी और वो बाज़ार में इसे न बेच सकी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। उर्वरक होती है ये जो खाद हम डालते हैं, और इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसान को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जिनके पास पैसा नहीं होता है वह अपने ही गांव के एक शक्तिशाली जो अमीर व्यक्ति होते हैं, ज़मींदार, उनसे पैसा उधार भी ले लेते हैं और फिर बदले में उन्हीं को ही उनको बेचना पड़ता है। और व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि 1,500 रुपये में 100 किलोग्राम के हिसाब से रुई 6,000 रुपये की हुई। स्वप्ना व्यापारी ने दिए हुए ऋण और ब्याज से 3,000 रुपये काट लिए जो स्वप्ना ने पहले उधार लिए थे, और विद ब्याज 500 रुपये उसका ब्याज हो गया, और स्वप्ना को 3,000 रुपये दे दिए। स्वप्ना केवल 3,000 रुपये। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है और बाज़ार में रुई आ गई। व्यापारियों से स्वप्ना कहती है सिर्फ 3,000 रुपये, तो व्यापारी कहते हैं कि भाई रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाज़ार में भी आ गई है। स्वप्ना इस रुई को उगाने में वो कहती है कि उसने 4 महीने की जी तोड़ मेहनत की, और देखिए आप कितनी बढ़िया रुई है और साफ़ है, लेकिन इस बार मुझे अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी। अब यहाँ देखो किस उस व्यापारी ने स्वप्ना का शोषण किया। एक जो छोटी किसान है और व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, आपको मेरा विश्वास नहीं हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर दे आओ। व्यापारी उसे विश्वास दिलाता है कि मैं ही आपको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। स्वप्ना नाराज़ न हो, मैं बोला आपसे कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो केवल उम्मीद ही की थी कि इस बार रुई की फसल इतनी आमदनी हो जाएगी। और यद्यपि स्वप्ना जानती थी कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी, लेकिन उसके आगे वह बहस नहीं करती, क्योंकि गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, और न केवल खेती के लिए बल्कि और भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई घर में या बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी होती है, तो उन्हें सिर्फ वर्ष में एक ही बार जो समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता, तो उस टाइम पे भी उनको अपने घर में जो है रोजी रोटी का गुजारा करना होता है, तो ये उधार लेकर इनसे अपना जो है वक्त गुजारते हैं, और इनकी उस समय कोई आय नहीं होती है, और उस समय ऋण लेकर ही ये जीवित रह सकते हैं। और कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ा ही ज़्यादा है, और जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाज़ार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से
एक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गाँव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। अब बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करके यहाँ लाते हैं। अब क्या है कि व्यापारी क्या करते हैं, ये सारी रुई जो है वो बुनकरों को देते हैं। अब बुनकर जो है उन्हें आगे व्यापारियों को ऑर्डर पे कपड़ा तैयार करके देते हैं और ये व्यापारी देश और विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। अब ये जो व्यापारी हैं अपने देश में भी और बाहर विदेश में भी जो वस्त्र बनाते हैं उनको ये कपड़ा आगे उपलब्ध कराते हैं और ये सूत का खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा यह कार्य कैसे होता है। बाज़ार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं और वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं और बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था रखी है। और इस तस्वीर में आप एक ऐसे घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चलित करघे को देख सकते हैं और बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं और बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में से 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं और जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाए जाते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं और इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये देखो ये करघे हैं और यहाँ पे ये दिखाया गया है और इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उसे कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का उसे कितना भुगतान कर देना है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर में कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने से जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकर के बीच काम बांट देता है और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार कर देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था हो जाती है, यानी कि उन्हें कोई सिरदर्दी नहीं है, ना तो उन्हें पैसा लगाना है और ना ही उन्हें बेचने की सिरदर्दी है। बस उन्हें उनकी जो कपड़ा तैयार करते हैं बुनकर उसका उन्हें वो जो है मुनाफा मजदूरी मिल जाती है। और बुनकरों को प्रारंभ से ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाते हैं। मतलब कि व्यापारी की जो है वो बहुत ही अहम भूमिका है इसमें। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना चाहिए और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। और बुनकरों के पास यह कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता इसका माध्यम कि किसके पास ये कपड़ा बेचा जाएगा। और बीच में जो है ये मेडिस्ट जो काम करते हैं मध्यस्थता का, ये इसमें व्यापारी वर्ग का काम है। और कपड़ा बाज़ार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं और इस तरह से बाज़ार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और उचित ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है और इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और उसके परिवार के 2 वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। और व्यापारी तथा बुनकरों के बीच में यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। इसे पुटिंग आउट सिस्टम भी कहा जाता है। और यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल लेता है और भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। धन्यवाद।